सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आशा करता हूं कि आप लोगों की जो पढ़ाई है, आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत शानदार चल रही होगी। आप लोगों ने नए सिलेबस को ठीक ढंग से अब तक जान लिया होगा और उसके अनुसार आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। आज की इस क्लास में हम लोग के आपके सिलेबस में जो नए जुड़े हैं मेजर लिटरेरी मोमेंट्स, उनमें से एक मोमेंट जो है रियलिज्म आपके सिलेबस में अभी जुड़ा है। रियलिज्म, हम आज रियलिज्म को पढ़ेंगे। रियलिज्म कैसा मोमेंट है, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं, ये कौन से मूवमेंट की रिएक्शन के रूप में है, कौन कौन से ऑथर्स हैं जिन्होंने रियलिज्म का प्रयोग किया, रियलिज्म की शुरुआत कहां से हुई और एग्जाम में रियलिज्म से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इन सब बातों की चर्चा आज की हम क्लास में करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं रियलिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? साथ साथ आप लोग बोलते रहना या फिर लिखते रहना, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि ये वो टॉपिक है जो आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको न तो पढ़ा है और न ही इसको सुना है। बिल्कुल नया टॉपिक है, क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान कभी आपको ये पढ़ने का मौका नहीं मिला। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आपकी एमए के दौरान भी आपने ये नहीं पढ़ा, अब आपके सिलेबस में है, तो इसको बहुत समझते हुए हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बिल्कुल धीरे धीरे चीजों को समझाऊंगा। आप पूरे मन से चीजों को लिखते रहें, कमेंट बॉक्स में लिखो बहुत ठीक है, नहीं अपनी कॉपी पेन ले लें, वहां चीजों को लिखते जाएं, मेरे साथ बोलते जाएं, ताकि चीजें आप लोगों के बिल्कुल फेमिलियर हो जाए। रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद। क्या होता है बेटा? यथार्थवाद होता है। और यथार्थवाद आप समझते हैं, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक। यथार्थ का मतलब क्या होता है? वास्तविक होता है। जैसी चीजें हैं, जो चीजें आपको समाज में दिखाई दे रही हैं, जैसी दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल वैसी ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही रियल चीजों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर देना क्या कहलाता है? रियलिज्म कहलाता है। क्लियर होगी ये बात? आज हम इसको पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट या फिर इंग्लिश ग्रेड सेकंड का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, रीड इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को, वीनस वर्ल्ड, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करते समय जो विशेष ध्यान रखना वो ये रखना है कि आपको प्ले स्टोर पे दो मिल सकते हैं वीनस वर्ल्ड। आपको वीनस वर्ल्ड जो 37 से लेके 40 MB तक का है, वीनस वर्ल्ड एजुकेशन वर्ल्ड मीडिया, उसी को डाउनलोड करना है। एक जो 8-10 MB के आसपास का है उसको आपको डाउनलोड नहीं करना है। चलो बढ़ते हैं आगे अपनी चीजों पे। रियलिज्म क्या होता है भाई? रियलिज्म हमने देखा अभी कि रियलिज्म है वो है यथार्थवाद। क्या है बेटा? यथार्थवाद है। यथार्थवाद का मतलब क्या होता है? चीजों को वास्तविक रूप से पेश करना। लिटरेचर जो है वो एक सीधी लाइन नहीं होती है। लिटरेचर का मतलब ये होता है उसमें घटनाएं होती हैं, उनकी रिएक्शन होती है, फिर नई चीजें आती हैं, उनकी रिएक्शन होती है, समय इसी तरीके से आगे बढ़ता है। लिटरेचर में भी ट्रेंड्स जो होते हैं, लिटरेचर में भी जो मूवमेंट होते हैं, वो बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हर एक मोमेंट किसी एक मोमेंट का रिएक्शन होता है, उसकी प्रतिक्रिया होती है, और फिर उस मोमेंट की भी आगे क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ये बात समझ में आ गई? ये जो मोमेंट आपका है रियलिज्म, ये मोमेंट कौन से मोमेंट के रिएक्शन के रूप में माना जाता है? तो उनको हम नोट कर लेंगे। रोमांटिसिज्म। कौन सा मोमेंट भी? ROMANTICISM। बिल्कुल धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। रोमांटिसिज्म जो मोमेंट था, रोमांटिसिज्म जो एज था, उस एज की रिएक्शन के रूप में रियलिज्म को डेवलप किया गया, वास्तविक यानी यथार्थवाद को डेवलप किया गया। अब इस रोमांटिसिज्म में क्या था? रोमांटिसिज्म में चीजों को वास्तविकता से थोड़ा हटके चीजों को आदर्श रूप में व्यक्त किया जाता था। इसको आइडियलिज्म भी कह सकते हैं आप लोग, IDEA
LISM क्या कह सकते हैं बेटा? आइडियलिज्म भी कह सकते हैं, आदर्शवाद भी कह सकते हैं। यानी चीजें यथार्थवाद से थोड़ी सी हटकर, चीजें वास्तविक जैसी हैं, लेखक उनको, पोइट उनको, राइटर उनको, नॉवेलिस्ट उनको जैसी चीजें हैं वैसी व्यक्त करने की बजाय उनमें कुछ आदर्श रूप यानी कुछ अपनी कल्पना के साथ उनको व्यक्त करते थे। वो क्या था बेटा? आपका रोमांटिसिज्म कह सकते हैं, या फिर कई जगह आपको ऑप्शन मिलेगा कि रियलिज्म किसके रिएक्शन के रूप में था। तो आपको एक ऑप्शन मिल सकता है आइडियलिज्म या फिर रोमांटिसिज्म, ये आपको मिल सकते हैं, या फिर दोनों भी मिल सकते हैं, आइडियलिज्म और रोमांटिसिज्म। समझ में आ गई बात? यहां अब ये रोमांटिसिज्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में एजेस भी हैं, पीरियड्स भी हैं, PERIODS, तो वहां आपको रोमांटिसिज्म पढ़ना पड़ेगा। रोमांटिसिज्म भी एक मूवमेंट था, एक एज था, जिसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1798 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है बेटा? 1798 में लिरिकल बैलेड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और ST कोलरेज का कोलैबोरेशन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, रोमांटिसिज्म से भी क्वेश्चन आएगा पक्का। और ये जो अभी लाइन में बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं भी। लिरिकल बैलेड्स, क्या बोल रहा हूं मैं? लिरिकल बैलेड्स, LYRICAL, लिरिकल बैलेड्स लिख लोगे। लिरिकल बैलेड्स जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ, किसके? विलियम वर्ड्सवर्थ और ST कोलरिज, दो आदमी थे, COLERIDG। कौन कौन आदमी थे बेटा? विलियम वर्ड्सवर्थ और ST कोलरिज, जो कि रोमांटिक एज के बहुत बड़े पोइट हुआ करते थे। इन दोनों ने मिलके लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया। और लिरिकल बैलेड्स को कब पब्लिश किया? लिखेंगे सब लोग एक बार, बोलेंगे एक बार सब लोग। कब पब्लिश किया? 1798 में, 1798। और इसी डेट से रोमांटिसिज्म की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। कब तक मानी जाती है? अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है। वैसे सीधा अगर कहें तो 1800 से लेके 1850 तक लिखा होता है, कई जगह 1837 तक लिखा होता है, 1798 से 1837 तक लिखा होता है। तो ये रोमांटिसिज्म था। आज हम रोमांटिसिज्म के रिएक्शन के रूप में जो मोमेंट डेवलप हुआ उस मोमेंट की चर्चा कर रहे हैं। वो कौन सा है? कौन सा है बोलो? सबके सब लोग एक बार बोलेंगे, कौन सा है? रियलिज्म। क्या कहते हैं हिंदी में? यथार्थवाद। क्या कहते हैं बेटा? यथार्थवाद। चलो अब इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें हैं, कौन कौन पॉइंट, कहां कहां से क्या क्या चीजें बनी, सारी चीजें लिख लिख के देखेंगे। कोई भी बच्चा बिना कॉपी पेन के नहीं बैठेगा, कोई फायदा नहीं होगा उसको, बिना कॉपी पेन के बैठेगा उसको। या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही लिखते रहें, कहीं भी लिखते रहें। रियलिज्म और लिटरेरी रियलिज्म इज एन एरा ऑफ लिटरेरी टेक्निक। ये एक उस प्रकार का युग था, एरा जहां कहीं भी मिलेगा उसका मतलब युग है। किसका युग था? एक इस प्रकार की लिटरेरी टेक्निक का था, इन विच ऑथर्स डिस्क्राइब थिंग्स एज दे आर, जिसमें ऑथर्स ने चीजों को डिस्क्राइब किया जैसी वे हैं, यानी इन देयर रियल थिंग, जैसी चीजें हैं उनके रियल फॉर्म में, जैसी वो वास्तविकता में दिखती हैं, वास्तविकता में हैं, उनकी जो रियलिटी है उसको व्यक्त करने की टेक्निक का जो युग था, उस युग को क्या कहा हुआ है? उस युग को रियलिज्म कहा हुआ है। विदाउट एम्बेलिशमेंट, किसके बिना? बिना किसी एम्बेलिशमेंट के, बिना किसी साज सजावट के, बिना किसी नमक मिर्ची लगाए हुए, बिना किसी डेकोरेशन के। किसके बेटा? बिना किसी डेकोरेशन के। मैंने ये सारे शब्द क्यों लिखे? एम्बेलिशमेंट का मतलब भी क्या होता है? डेकोरेशन होता है। तो फिर डेकोरेशन क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में यदि डेकोरेशन शब्द नहीं आया और क्या आ गया? एम्बेलिशमेंट आ गया, तो मेरे बहुत सारे बच्चे तो उसको ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएंगे, उस शब्द को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं जानता हूं अपने विद्यार्थियों को, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि उस रिलेटेड सभी के सभी शब्द आपको बता दिए जाएं, उनको लिख दिया जाए। किसके बिना भी? बिना किसी एम्बेलिशमेंट के, बिना किसी डेकोरेशन के, और स्ट्रेंज, अनरियल और फैंटास्टिक प्लॉट, बिना किसी स्ट्रेंज का मतलब
जिस चीज के बारे में हम परिचित नहीं है ठीक से, बिल्कुल स्ट्रेंज चीजें। आपको रोमांटिसिज्म में किस प्रकार के प्लॉट मिलते थे, रोमांटिसिज्म में किस प्रकार की थीम मिलती थी, ऐसी थीम जिसको हम जानते भी नहीं, सुपरनेचुरल चीजें मिलेंगी। एसटी कोलरिज तो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स उसमें होते थे, स्ट्रेंज प्लॉट्स होते थे, अनरियल चीजें आपको देखने को मिलती थी। फैंटास्टिकल का मतलब ही स्ट्रेंज और अनरियल होता है। ये सारी चीजें आपको कहां मिलती थी, रोमांटिसिज्म में मिलती थी। रियलिज्म में ऑथर्स ने लिखा इन सब चीजों के बिना। तो फिर क्या लिखा, बिल्कुल चीजें इन देयर रियल फॉर्म, अपने वास्तविक, अपने यथार्थ रूप में उनको लिखा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही भी। आगे बढ़ते हैं अपन चीजों का। वर्क्स ऑफ लिटरेरी रियलिज्म, जो लिटरेरी रियलिज्म के जो वर्क्स हैं वे अवॉइड करते हैं, वे बचते हैं, वे उसको काम में नहीं, किसको, फ्लावरी रेटोरिक लैंग्वेज। देखो लिटरेचर कभी भी लिखा जाता है तो दो चीजें आपको बड़ी ध्यान में रखनी होती हैं। पहली कौन सी, पहला आपका सब्जेक्ट मैटर यानी कंटेंट। ऊपर हमने कंटेंट देखा कि वो वास्तविक चीजें थी, उन्हीं को लिखते थे। अब हमने उनकी स्टाइल देखी, उनकी लैंग्वेज देखी, लिखते कैसी लैंग्वेज में थे, वो भी कैसे, विदाउट फ्लावरी रेटोरिक लैंग्वेज। रेटोरिक का मतलब होता है किसी चीज को दूसरे अर्थ में लिखना, ठीक है, किसी चीज को अलंकारित करके, अलंकारित भाषा का प्रयोग करना, अपनी भाषा को बहुत ज्यादा प्रभावी बनाने के तरीके से लिखना। वे ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखते थे। एग्जॉटिक, अनयूजुअल सेटिंग, एक एक वर्ड को समझेंगे भाई, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। एक एक वर्ड को यदि आपने नहीं समझा तो ये ऐसा कंटेंट आपके सिलेबस में जोड़ दिया है जो निश्चित रूप से आपको परेशान करने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं कि आप एक एक वर्ड को ध्यान से समझ लेना, अदरवाइज यहां से बड़ा दिक्कत हो जाएगी। और अब बड़ा पोर्शन है इसका, लिटरेचर का छोटा पोर्शन नहीं, बहुत बड़ा पोर्शन, इसलिए आपको लिटरेचर को बहुत ठीक से पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो इंडियन लिटरेचर हो, चाहे वो आपके एजेज हो, चाहे आपके मोमेंट्स हो, आपको ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा। सेटिंग का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। क्या है बेटा, यहां ATMOSPHER, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, किस प्रकार के वातावरण को ध्यान में रख के, किस प्रकार के बैकग्राउंड में चीजों को लिखा जा रहा है। तो किस प्रकार के बैकग्राउंड में भी, विदाउट एक्जोटिक अनयूजुअल एटमॉस्फेयर, यानी वो एक्जोटिक और अनयूजुअल एटमॉस्फेयर से बचते थे, यानी इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में नहीं लिखते थे। जैसा कौन लिखते थे, रोमांटिक्स लिखते थे, वो ऐसा नहीं लिखते थे। एंड कैरेक्टर्स एंड एपिक स्टोरीज ऑफ लव एंड हीरोइज्म, ये वो चीजें हैं जो रियलिस्टिक नहीं करते थे। उनके पास क्या नहीं मिलेंगे आपको, एपिक स्टोरीज नहीं मिलेंगे, किनकी, लव और हीरोइज्म की। ऐसी कोई कहानियां, किसकी, काव्यों की, पुराने जो महाकाव्य हैं उनकी कोई स्टोरी उठाई, या फिर किसी आदमी को बहुत महामानव के रूप में पेश करना, ऐसा बिल्कुल भी किन्होंने नहीं किया, ऐसा रियलिस्टिक लोगों ने नहीं किया। इंस्टीड, इसकी बजाय दे फोकस ऑन एवरीडे लाइव्स, उन्होंने किस पे ध्यान दिया, एवरीडे लाइव्स पे, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हमारी वास्तविक जिंदगी है, उस जिंदगी को ध्यान में रख के उन्होंने लिखा। एंड पीपल, और उन लोगों के बारे में लिखा, इन ऑर्डिनरी टाइम्स एंड प्लेसेस, किन पे, जो सामान्य चीजें हैं। ऑर्डिनरी यानी सामान्य, जो सामान्य लोग हैं, सामान्य भाषा है, वास्तविक लोग हैं, वास्तविक भाषा है, उसमें जो लिखा, जैसा दिखा वो लिखा, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है रियलिज्म। समझ में आ गई बात, कुछ भी ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है बस इसको। आगे बढ़ते हैं। द एडवेंट ऑफ, एडवेंट का मतलब होता है शुरुआत होना कहीं से। एडवेंट ऑफ लिटरेरी रियलिज्म, the advent of literary realism was a direct response to the over the top exaggerated stories typical of romanticism। क्या कह रहा है, रियलिज्म जो है वो सीधा सीधा रिएक्शन है किसका, जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीजें कही हुई हैं, ओवर द टॉप स्टोरीज। ओवर द टॉप स्टोरीज का मतलब होते हैं एक्सेसिव, जितना वास्तव में है नहीं, चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखना, उन स्टोरीज को क्या है,
उनका डायरेक्ट रिस्पॉन्स था, डायरेक्ट रिएक्शन था, जो किसमें थी, टिपिकल ऑफ रोमांटिसिज्म। और ये सारी चीजें किसमें थी, रोमांटिसिज्म में थी, जबकि रियलिज्म इसके विरोध के स्वरूप लिखा गया। समझ में आ गया? यानी अभी तक हम जो ज्यादातर विशेषताएं पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, रोमांटिसिज्म की पढ़ रहे हैं, और ये कंपेयर कर रहे हैं कि रियलिज्म में ऐसा नहीं था, रियलिज्म में सिर्फ और सिर्फ क्या थी, वास्तविकता थी। ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एन एक्सट्रीमली पॉपुलर मोमेंट, अब ये बताया हुआ है रोमांटिसिज्म के बारे में, कौन सा, जो बहुत पॉपुलर मोमेंट था, कब, लेट 18th सेंचुरी और मिड 19th सेंचुरी, ये रोमांटिसिज्म था। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो सारी चीजें थी ये किसकी विशेषताएं हैं, ये इस रोमांटिसिज्म की विशेषताएं हैं, जबकि रियलिज्म ने इन सब के विरोध में लिखा। डायरेक्ट रिस्पांस था, ये इसके डायरेक्ट रिएक्शन थी, किसकी, रोमांटिसिज्म की। समझ में आ गई बात? अब देखो, इससे आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। एक तो ये समझ में आना चाहिए कि रोमांटिसिज्म क्या था, और एक ये समझ आना चाहिए कि रियलिज्म क्या था। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आया हमें कि वास्तव में रियलिज्म क्या है। अब इसके कुछ फैक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे कि वो फैक्ट्स हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हैं, देखिएगा। फ्रांस वाज द एपिसेंटर ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म की केंद्र बिंदु कहां था, कहां से रियलिज्म शुरू हुआ, ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कहां था भाई इसका, रियलिज्म का जो एपिसेंटर है वो कहां माना जाता है, फ्रांस माना जाता है। कहां माना जाता है बेटा, लिखिएगा। क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द एपिसेंटर ऑफ रियलिज्म। ये क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑप्शन आपके पास हैं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। तो आपके पास ऑप्शंस आप लिखिएगा इसमें, ठीक है। फ्रांस वॉज द एपिसेंटर ऑफ रियलिज्म। द राइटर्स, यस, स्टेंडल। इसको देखो, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेंडल किसी का नाम नहीं है, ये किसी का पेन नेम है। ये किसी का है, पेन नेम है। जिस प्रकार से एसेस ऑफ एलिया, एसेस ऑफ एलिया। अब बताइए एलिया किसका पेन नेम है, लिखो। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं एसेस ऑफ एलिया बोल रहा हूं मैं, और एलिया किनका पेन नेम था, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन है आप लोगों के आज के लिए। उसी प्रकार से ये भी किसी का पेन नेम था, यानी उपनाम उनका था जिस नाम से वो लिखा करते थे। वास्तविक नाम क्या था उनका, मैरी हेनरी बेयल। वास्तविक नाम क्या था उनका, मैरी हेनरी बेयल। पेन नेम क्या था, स्टेंडल। ये भी हो सकता है एग्जाम में, ये पूछ लें, या फिर ये सीधा उनका नाम दे दें तब भी है। क्रिएटेड पायनरिंग वर्क्स दैट रियलिस्टिकली पोर्ट्रेड फ्रेंच लाइफ। यानी इस आदमी ने रियलिस्टिक वर्क किया, रियलिस्टिक वर्क लिखा, जिस काम में फ्रेंच जो लाइफ थी, फ्रांस में जैसी जिंदगी थी, उसको बिल्कुल वास्तविक रूप से, उसको जैसी थी वैसी पोर्ट्रे करने का, उसको चित्रित करने का काम किया। ये सब चित्रण को दर्शाता है। इसलिए इस आदमी को रियलिज्म का पायनियर कहा जाता है, उसका अग्रदूत कहा जाता है। जिस आदमी ने इस मूवमेंट को शुरू किया वो कौन है, ये है। यहां से क्वेश्चन आए तो इसको याद रख लेना। अगर ये नहीं पूछे तो हमने इनका वास्तविक नाम भी लिख दिया है। कई बार क्या होता है कि पेन नेम ये इसी नाम से फेमस है, ठीक है, स्टेंडल के नाम से फेमस है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में इनका वास्तविक नाम दे दें, तब दिक्कत आ जाएगी। तो हमने आप लोगों के लिए ये भी लिख दिया है, ये भी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनके जो मेजर वर्क्स हैं, किसके, स्टेंडल के या फिर मैरी हेनरी बेयल के, इनके मेजर वर्क्स कौन से हैं जिनमें आपको रियलिज्म दिखाई देता है, जिनमें आपको क्या दिखाई देता है, रियलिज्म दिखाई देता है। कौन कौन से काम है? His major works include his novels The Red and the Black। ये है, लिख लो आप इसको अपनी कॉपी में, लिख लीजिएगा, रफ कॉपी में लिख के देख लीजिएगा, 2-3 बार बोल के देख लीजिएगा। क्या बताइए अभी, द रेड एंड द ब्लैक। द रेड एंड द ब्लैक क्या है? रेड एंड द ब्लैक नॉवेल है। क्या है बेटा? नॉवेल है। किसका नॉवेल है? स्टेंडल का नॉवेल है। इसका वास्तविक नाम क्या है? मैरी हेनरी बेयल है। मेरा प्रयास यह है कि आज की क्लास में ही आपको रियलिज्म तैयार हो जाए, दोबारा रियलिज्म देखने की आवश्यकता नहीं हो। इससे पहले मैंने आप लोगों को रेनेसा भी करवाया था, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वो क्लास देख ली होगी। अब रेनेसा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। दूसरा क्या है? द चार्टर हाउस ऑफ पार्मा। ये इनका दूसरा नॉवेल है। क्या है?
पहला बोलिएगा, पहला ये है द रेड एंड द ब्लैक, दूसरा क्या है द चार्टर हाउस ऑफ परमा। समझ में आगे चीजें, ये दो चीज हैं जो आपको याद करनी है, आप इनको याद कर लेंगे। आगे देखें अभी, रियलिज्म डिड नॉट रिमेन यूनिकली फ्रेंच फिनोमिनन। ऐसा नहीं है कि रियलिज्म केवल और केवल फ्रांस में ही रहा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फ्रांस से वो विश्व के अन्य भागों में भी फैला। तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि रियलिज्म सिर्फ कहां रहा, फ्रांस में रहा, वहां के लिए यूनिक नहीं था। इट स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप में फैला। विद वर्क्स लाइक ब्रिटिश ऑथर जॉर्ज इलियट, इसका नाम याद रखना है, जॉर्ज इलियट्स मिडल मार्च, जॉर्ज इलियट मिडल मार्च, इनके वर्क्स में भी आपको ये इनका नाम और ये इनका वर्क, यहां भी आपको क्या देखने को मिलता है, यहां भी आपको रियलिज्म देखने को मिलता है। एंड इवेंचुअली द यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर वहां से कहां पहुंच गया, यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंच गया, यानी अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका में रियलिज्म पे बहुत लिखा गया, अब हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। चलो भी आगे देखते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिएगा, विलियम डीन हॉवेल्स, राइज ऑफ सिलास लेपेन, ये नाम है। देखो अब जो नेम है ये आपके लिए बिल्कुल नए हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है इनके प्रोनाउंसिएशन आप ठीक से नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको ये लिख के याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में आ जाए और आपका सही हो जाए, ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी, चाहे आप इनको ठीक से बोल पाए या नहीं बोल पाए, वो बाद की बातें जब आप सीखेंगे तब, लेकिन अभी एक बार इनको याद करना बहुत जरूरी है। द राइज ऑफ सिलास लेपेम, इसको याद कर लेंगे, ये किनका है, हॉवेल का है। ठीक है, अब ये जो हॉवेल हैं अमेरिकन थे, इन्होंने भी क्या बताया है कि रियलिज्म वास्तव में है क्या, इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी है किसकी, रियलिज्म की। क्या कहा उन्होंने, हॉवेल्स viewed realism as nothing more and nothing less than the truthful treatment of material। समझ में आ गई होगी क्या कहा इन्होंने, नथिंग मोर, कुछ भी ज्यादा नहीं, नथिंग लेस, कुछ भी कम नहीं, किससे, देन द ट्रूथफुल ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल, जैसा सब्जेक्ट मैटर है उसके कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी कम नहीं, जैसा है वैसा का वैसा व्यक्त करना क्या कहलाता है, रियलिज्म कहलाता है। ये डेफिनेशन जो है ये किसने दी, हॉवेल ने दी। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, आपको बोर नहीं होना बेटा इन सब चीजों से, ये नई चीजें हैं और पढ़नी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। किसी बच्चे को दिमाग में ये नहीं बैठाना है कि अगर मैं इनको छोड़ दूं तो क्या होगा, 2 मार्क्स यहां कम हो जाएंगे मेरे, तो मैं ग्रामर में ज्यादा कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। ग्रामर में कितने ज्यादा कर लेंगे, बाकी लोग कौन छोड़ेगा ग्रामर में। इसलिए सिलेबस का A to Z, चाहिए आप कितने भी बोर होते हो इन सब चीजों से, फिर भी इन चीजों को आपको तैयार करनी ही करनी है। नई चीजें हैं, पहली बार पढ़ रहे हो सकता है कि आपको छोड़ने का मन कर रहा हो, लेकिन छोड़नी नहीं है बेटा, बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं बताओ, एक बार फिर से तरोताजा होकर बताओ क्या पढ़ रहे हैं, रियलिज्म। रियलिज्म में किसको पढ़ रहे हैं अभी, हॉवेल को पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है इसने, द राइज ऑफ सिलस लिखा, ठीक है। हॉवेल ने क्या कहा रियलिज्म के बारे में, हॉवेल ने रियलिज्म के बारे में कहा कि सब्जेक्ट मैटर से कुछ भी कम नहीं, कुछ भी ज्यादा नहीं, जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा अभिव्यक्त कर देना, बता देना। और देखिएगा, मार्क ट्वेन्स एडवेंचर ऑफ यस हैक्लेबरी फिन, द एडवेंचर ऑफ, हक, इतना याद रख लो, इतना याद रख लो, फिर आगे का समझ में आ जाएगा। द एडवेंचर ऑफ हक, मार्क एडवेंचर ऑफ हक, इस प्रकार से रट लेना इसको। क्या है, मार्क ट्वीन का जो है वो क्या है, द एडवेंचर ऑफ हक। ये नॉवेल्स हैं ज्यादातर, क्या है ये, नॉवेल्स हैं। द मार्क ट्वेन का क्या है, द एडवेंचर ऑफ हकबेरी। यहां आपको याद इतना रख लोगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा, लिख के देख लेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ये अमेरिकन है सबके सब, स्टीफन क्रेन्स द रेड बैज ऑफ कैरिज, ठीक है, ये किसका है, स्टीफन क्रेन का है। इसको भी याद रखना है, 2-3 बार लिख के देख लेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। इन सब लोगों ने ऑल डिपिक्ट, ऑल का मतलब ऊपर जो तीनों लोगों को बताया है, ये तीनों लोग डिपिक्ट, चित्रित करते हैं रियलिस्टिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अमेरिकन लाइफ। ऊपर हमने पढ़ा था, ठीक है, वो कहां से था,
फ्रांस से थे, ठीक है। ये कहां से हैं? अमेरिका से हैं। इन लोगों ने कहां की जिंदगी को दर्शाया? अमेरिका की जिंदगी को दर्शाया। अमेरिका के अलग अलग पहलुओं को इन लोगों ने अपने में लिखा। एस्पेक्ट्स ऑफ अमेरिकन लाइफ एज द ग्रेपल विद वॉर, जैसा कि उस समय अमेरिका में वॉर चल रहा था। उसके बाद में रेसिज्म, जातीयता, और उसके बाद में मेटलिज्म, भौतिकवाद। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इनके वर्क्स में देखने को मिलेंगी। उसके बाद देखते हैं अदर अमेरिकन रियलिस्ट जो थे वो कौन कौन थे भी, इनको भी याद रख लेंगे। जॉन स्टेनबेक, ठीक है, वार्थॉन, यस, थियोडर ड्रेसर एंड यस अपटॉन सिंक्लियर, इनको भी आप याद रख लेंगे, लिख लेंगे। जितने आपसे याद होते हैं उतने कर लेंगे। अदरवाइज ऊपर जो हमने अमेरिकन और फ्रेंच को जो बताया है वहां से भी आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो लिटरेरी रियलिज्म एज ए मूवमेंट डाइड अराउंड द 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये जो आपका मूवमेंट था ये क्या हो गया? खत्म हो गया। इट्स इंपैक्ट लिव्स ऑन, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो क्या करता रहा? आगे भी बढ़ता रहा। देखो कोई भी मूवमेंट है वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो लंबे समय तक चलता है। मोस्ट मॉडर्न राइटर्स, जितने भी मॉडर्न राइटर्स आप देखते हैं, मॉडर्निज्म मूवमेंट भी आपके सिलेबस में है, उसमें अपन पढ़ते हैं। सीक टू क्रिएट कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज विद विच रीडर्स कैन टू सम एक्सटेंट रिलेट। जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो भी इस प्रकार के कैरेक्टर्स, इस प्रकार की स्टोरी बताने का प्रयास करते हैं जिनसे रीडर अपने आप को रिलेट कर सके। यानी वो वास्तविक चीजें, जैसा जीवन आप जी रहे हैं, जैसा जीवन आप वास्तविकता में देख रहे हैं समाज में, बिल्कुल उसी प्रकार की स्टोरीज, उसी प्रकार के कैरेक्टर्स ये क्या करने की कोशिश करते हैं? लिखने की कोशिश करते हैं, ताकि रीडर उनसे अपने आप को जोड़ सके। यही रियलिज्म की बड़ी विशेषता होती है। देयर आर टू प्रोमिनेंट एराज ऑफ लिटरेरी टेक्निक, ये वही बात है। देयर आर टू प्रोमिनेंट एराज ऑफ लिटरेरी टेक्निक दैट अपोज और इंटरसेक्ट विद रियलिज्म। दो एजेज हैं, दो एरा हैं जो रियलिज्म का विरोध करते हैं। कौन से दो हैं भाई? यहां आपको लिखा हुआ भी है और आप सबके सब बताएंगे। हमने ऊपर भी इसकी चर्चा की थी, क्लास जब शुरू की थी तब चर्चा की थी। कौन से दो हैं? पहला कौन सा भी बोलो फटाफट, सब लोग लिखेंगे। पहला कौन सा? रोमांटिसिज्म। और दूसरा कौन सा? आइडियलिज्म। पहला कौन सा? रोमांटिसिज्म। अरे भाई इस क्लास में मैं 15 बार बोल चुका हूं, तो ये चीजें आपको याद रह जाएंगी एग्जाम में, वहां कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा। लिटरेरी रियलिज्म प्रेजेंट्स एन एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ रियलिटी। एक्यूरेट डिपिक्शन, जैसी वास्तविकता है वैसी वैसी चीजें बताता है। इससे कॉन्सिक्वेंटली द रीडर में बेटर आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर्स ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज इस वजह से जैसा वास्तविक होता है वैसा दिखाया जाता है, तो रीडर जो है वो उनसे ज्यादा रिलेट करता है। दे आर सीइंग एस्पेक्ट ऑफ देमसेल्फ और देयर ओन एक्सपीरियंसेस इन द वर्क। तो फिर वो क्या करते हैं? अपने खुद के एक्सपीरियंस उस कैरेक्टर में देखते हैं। जिस प्रकार से मानो आज की जिंदगी का कोई, अभी कोई बेरोजगारी पे लिखे, अभी कोई बेरोजगारी पे लिखे, देखो आपने पता नहीं किन कितने लोगों ने डार्क हॉर्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें ये जो आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं उन लोगों की वास्तविक जिंदगी को दिखाया हुआ है, तो वो बहुत पसंद किया गया। अभी कोई बेरोजगारी पे लिखा जाए, ठीक है, करप्शन पे लिखा जाए, बच्चों की किस प्रकार से एग्जाम्स बार बार खिसक रही हैं, एग्जाम्स में बार बार करप्शन हो रहा है, लोग के गलत तरीके अपना रहे हैं, यदि इस पे कुछ लिखा जाए तो आप लोग उसको अपने आप से जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? आपको लगेगा कि यार ये तो वास्तव में हमारे साथ ही हो रहा है, ये तो हमारे साथ ही हुआ है, ये तो हमारी कहानी है। तो रियलिज्म में इस प्रकार का लिखा हुआ है ताकि रीडर जो है वो उसको अपने आप को वास्तविकता से जोड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। इनके कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं, उनको याद कर लेना भाई आप लोग, है तो थोड़े से ऐसे ही नाम लेकिन याद कर लेना। देखो, यस, एलेंट अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे जिसका द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स, ठीक है। आइसाबेल एलेंट इनका अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, इनका है द हाउस ऑफ द स्पिरिट, याद कर लेंगे आप इसको, ठीक है। दूसरा है, ये रशियन थे, एंटोन चेकोव, ये रशियन है, रशियन प्लेराइट है। द सीगल और द चेरी ऑर्चार्ड, ये मेजर एग्जांपल्स हैं किसके? रियलिज्म के।
रियलिज्म के मेजर एग्जाम्पल्स हैं बेटा। आप लोगों को अब ये चीजें बहुत सारे जगह नहीं मिलेंगी, क्योंकि बुक्स हैं वो भी पब्लिश हो चुकी हैं, वहां भी आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा शायद ये, और बहुत सारे टीचर्स भी शायद इसको ठीक ढंग से नहीं करवा पाए। हो सकता है, मुझे आशा है कि सब लोग करवाएंगे, क्योंकि सभी टीचर्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का बहुत भला करें, लेकिन फिर भी हो सकता है कि चीजें कम रह जाएं, तो आप लोगों को इनको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। द सीगल और द चेरी ऑर्चार्ड, ये क्या है, ये हो गया। उसके बाद में थियोडर ड्रेसर, ये अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, इनका सिस्टर कैरी, इनका नॉवेल क्या है, सिस्टर कैरी। जॉर्ज इलियट, इसको अपन ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। एडम बेड और मिडिल मार्च, ठीक है। अलेक्जेंडर पॉप, इस आदमी को जरूर याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपको। अलेक्जेंडर पॉप को कहीं भी पूछो चाहे। अलेक्जेंडर पॉप पे इंग्लिश पोइट और सैटिरिस्ट थे जिन्होंने रैप ऑफ द लॉक लिखा। चाहे तो आपको रैप ऑफ द लॉक से क्वेश्चन आए, क्योंकि मॉक एपिक आपके सिलेबस में मॉक एपिक की लिटरेरी टर्म है, नए सिलेबस में भी एपिक और मॉक एपिक। तो मॉक एपिक का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, रैप ऑफ द लॉक है, ठीक है। तो यहां आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसको तो आप पक्का ही देख लो, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और फिर लियो टॉल्स्टॉय, रशियन राइटर थे, इन्होंने वॉर एंड पीस लिखा। क्या लिखा, वॉर एंड पीस। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको याद रखना है। मैं फटाफट आप लोगों का एक बार रिवीजन करा देता हूं, आपको कौन कौन सी चीजें इतनी देर में याद रखने वाली हैं। पहली बात जो याद रखने वाली है, रियलिज्म वास्तविकता है, किसका विरोध करती है, रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म का विरोध करती है। कोई हीरोइक स्टोरी नहीं है, किसी प्रकार की इम्बेलिस्ड लैंग्वेज नहीं है, साधारण भाषा है, लोगों की जो जीवन, दैनिक जीवन की जो चीजें हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लिखा हुआ है। एक बात है, ठीक है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है, ये याद रखनी है आपको, कौन से, स्टेंडल, इसको याद रखना है। कौन से, मैरी हेनरी बेयल, ये कहां के थे, फ्रांस के थे। यहां से क्या माना जाता है, रियलिज्म की शुरुआत मानी जाती है। इनके दो मेजर वर्क थे, याद है या नहीं याद है तो फटाफट देख लो। कौन सा है, द रेड एंड द ब्लैक और द चार्टर हाउस ऑफ पार्मा, यहां रह जाएगा। उसके बाद में अमेरिकन हम क्या देखेंगे, जॉर्ज इलियट मिडिल मार्च को देखेंगे। जॉर्ज इलियट का मिडिल मार्च, ये हमने अभी भी देखा था। उसके बाद में ये 4-5 नाम आपको याद रखने हैं। हॉवेल, ठीक है, द राइज वाला, हॉवेल ने डेफिनेशन क्या दी, ये डेफिनेशन दी, कुछ भी ज्यादा कुछ भी कम नहीं। मार्क ट्वेन का अपन याद रख लेंगे, द एडवेंचर्स ऑफ हक। स्टीफन क्रेन का द रेड बेज ऑफ कैरेज, ये चीजें हमें याद रखनी है। उसके बाद आपको यहां सीधे आ जाओ चाहिए कहां, ये लास्ट में जो आपने 4-5 जो लिखे हैं इनको याद कर लेंगे, यहां से ये आप याद कर लेंगे। कई बच्चे मैसेज करके ये भी कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा हमें स्क्रीनशॉट का टाइम दिया करो, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास टाइम है। और यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। रियलिज्म आज हमने कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।